हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 7 है ये, और इसका नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज। अच्छा, आप देखिए, आप जैसे सभी को पता है जो इस चैनल पे पहले से ही हैं और जो नए हैं तो उनको मैं बता दूं कि देखिए इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ वो अवेलेबल हैं। नोट्स हैं और नोट्स में से अक्सर इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पॉइंट्स में है, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी कि कौन से ऐसे लाइन्स हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बताती भी चलती हूँ कि हाँ, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो आप उसको ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत इजीली पूरा का पूरा चैप्टर जो है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए चैप्टर का नाम ही है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझा ही देती हूँ कि क्या है। देखिए चैप्टर के नाम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे अगर आपको नाम समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। देखो चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारे यानी ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। अब आप कहोगे कि ह्यूमन के बाद रिसोर्सेज वर्ड है यहाँ पे, तो रिसोर्सेज यानी ह्यूमन को रिसोर्स भी कहा गया है। रिसोर्सेज यानी किस तरह से जो ह्यूमन है, देखिए मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है कि क्या मीनिंग होता है रिसोर्सेज का। जब भी कोई चीज़ आपके लिए यूजफुल हो, जिससे आप इनकम अर्न कर रहे हो, या फिर सीधे मैं आपको बोलूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, तो उस चीज़ को हम रिसोर्सेज बोलते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज। तो इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग जब किसी के काम आए, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही कंट्री से रिलेटेड, यानी किसी भी देश के जो लोग हैं, वहाँ के नागरिक अगर वो काम कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं और उस देश की तरक्की हो रही है, तो ह्यूमन जो है एक रिसोर्सेज का जो रोल है वो प्ले करते हैं। तो यही चीज़ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। आपको पता है कि हर जगह ऐसा नहीं कि हर एरिया में आपको एक जैसे लोग मिलें। एक जैसे का मतलब है कि सारे लोग वहाँ पे काम करते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो तो कहीं पे कुछ एरिया में आपको पॉपुलेशन कम मिलती है, कहीं पे ज़्यादा मिलती है, तो वो आप जानोगे। साथ ही ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसके से ह्यूमन रिसोर्सेज कम या ज़्यादा हैं, किस तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ है और क्या पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन में हम ये जानेंगे कि कितने मेल फीमेल हैं, बच्चे हैं, कितने एल्डर पीपल हैं, कितने वर्किंग हैं, कितने नॉन वर्किंग है, तो इस तरीके से कॉम्पोजिशन होता है। तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूँगी। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करिए ताकि आपको इस तरह की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जब भी मेरी कोई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है मैन एज अ रिसोर्स, यानी जो मैन है वो किस तरीके से एक रिसोर्स का रोल प्ले करता है। देखिए हमें अच्छे से पता है कि भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, आपको अर्थ पे बहुत सारी नेचुरल गॉड गिफ्टेड थिंग्स मिल जाती हैं। अर्थ में आपको मिनरल और पावर रिसोर्सेज मिल जाएंगी। अब ये जो मिनरल पावर रिसोर्सेज हैं ये अवेलेबल तो हैं, बट इनको यूज़ कौन करता है, तो और इसको यूज़ करने के लायक कौन बनाता है। तो देखिए ह्यूमंस हैं जो इनको यूज़ करते हैं इस रिसोर्सेज को और इस लायक बनाते हैं ताकि वो यूज़ कर सकें। तो इस तरीके से इनको यूज़ करके वो यूज़फुल प्रोडक्ट्स और भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फाइनली आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन है गॉड गिफ्टेड थिंग्स को वो इस लायक बनाते हैं जिससे कि लोग उसको यूज़ कर सकें, वो यूज़फुल प्रोडक्ट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है जो सॉइल है या लैंड है वो एक तरह से गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, अब आप उसको रिसोर्स तब बोलोगे जब उसमें से आप जो ह्यूमन है अपने एफर्ट के साथ, अपनी मेहनत के साथ एग्रीकल्चर करके फसल को उगाते हैं, जिसकी वजह से पूरी के पूरी जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो सर्वाइव कर पाती है। ठीक है, उन्हें खाना मिल पाता है। तो एक तरह से लैंड हमें खुद नहीं दे रहा है खाना, हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तो ह्यूमन वो हैं जो मेहनत करके इन जो नेचुरल थिंग्स हैं उनसे उनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उनसे चीज़ें प्राप्त करने लायक, यानी उनसे फ़ायदा उठाने लायक उन्हें यूज़फुल थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से वो रिसोर्स बनते हैं। तो ह्यूमन भी जो मेहनत करते हैं, जो एक क्वालिटी है पॉपुलेशन की, जो मेहनत करते हैं और जो कंट्री के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं, तब हम उन ह्यूमंस को जो है हम रिसोर्स के नाम देते हैं। अच्छा, ये जो कैपेसिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो डिपेंड करती है कि ह्यूमन किस तरह से एक रिसोर्स का काम करते हैं। देखिए हर एक ह्यूमन को हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे, हम उस ह्यूमन को रिसोर्स बोलेंगे जो काम करता है और देश की तरक्की में अपना रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ह्यूमन को रिसोर्स बनाने में किस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो लिटरेसी है, न्यूट्रिशियस फूड है, एम्प्लॉयमेंट है, स्किल्ड हार्ड वर्किंग लेबर है,
प्रॉपर टूल्स एंड मशीन्स। तो देखिए ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट करती हैं, तो इनको आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए किस तरीके से लिटरेसी की बात हो रही है। देखिए एक पढ़ा लिखा इंसान, आपको अच्छे से पता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो ज़्यादा अर्न कर सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है। न्यूट्रिशियस फूड, एक न्यूट्रिशियस फूड एक इंसान को और अच्छी सेहत देता है, और एक अच्छी सेहत से एक जो ह्यूमन है वो रोज़ ऑफिस जाएगा, अच्छे से काम अपना परफॉर्म करेगा, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिएगा, जिससे भी उस कंट्री का नाम रोशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स वो का रोल प्ले करेगा। हार्ड वर्किंग लेबर, प्रॉपर टूल्स और जो मशीन्स हैं उनको भी यूज़ करने के लिए ह्यूमन बहुत ज़रूरी है। टूल्स और मशीन्स आपको पता है अपने आप नहीं चलती, अपने आप काम नहीं करती, उनसे काम करवाना पड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करते हैं। इसके बाद आते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि गॉड गिफ्टेड जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं वो ऐसा नहीं है कि एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में है। इसी तरीके से जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन भी एक गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्स है, और ये भी ऐसा नहीं कि एक जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। आपको जगह जगह आपको पीपल मिल जाएंगे, जिसे हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी एक मेजरमेंट है जिससे हम एवरेज नंबर ऑफ पीपल एक एरिया में जो रहते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो आपको बस इतना लिखना है कि एक मेजरमेंट है जिससे हमें एवरेज नंबर ऑफ पीपल जो एक एरिया में रहते हैं वो पता चल जाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? इसको आप कैलकुलेट करेंगे कि डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो भी एक एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उस नंबर ऑफ पीपल को डिवाइड कर दीजिए मेजर ऑफ द एरिया ऑफ लैंड, यानी उस लैंड का कितना एरिया है, कितने किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर में वो एरिया फैला हुआ है, तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। इट इज़ यूजली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से पता चल जाता है। नेक्स्ट है इस के बाद जाने के बाद कि डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया के बाद जाने के बाद हमें ये जानेंगे कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज कौन से होते हैं, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज क्या होते हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज क्या होते हैं। तो देखिए डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। और ये पॉपुलेशन क्यों रहती है? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट यानी बहुत सूटेबल इन्वायरमेंट है और एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे प्रेफर करते हैं रहना। तो ऐसे देखिए कुछ कंट्रीज़ जैसे साउथ है, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये ऐसे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। यहाँ यानी यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट की, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो एक परफेक्ट है और फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है लोगों को यहाँ पे रहने के लिए। प्लेन एरियाज़ होते हैं, वाटर अवेलेबल होता है, काम ईजिली लोगों को मिल जाता है, कनेक्टिविटी जो होती है रोड्स की वो अच्छी हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। सेकंड है मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़। देखिए मॉडरेटली का मतलब एवरेज, मीडियम मान लीजिए। तो ये वो रीजन्स हैं जो एग्रीकल्चरली डेवलप्ड हैं, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ हैं और मॉडरेटली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पे सेंट्रल चाइना, सेंट्रल यूएसए, डेक्कन प्लेटू जो इंडिया का है, ये मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ में आते हैं। नेक्स्ट है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़। ये वो एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं और ये ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस होती हैं, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते जल्दी। तो यहाँ पे पोलर रीजन्स हैं जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, हाई माउंटेन्स हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोग जो हैं बहुत कम मात्रा में रहते हैं क्योंकि यहाँ पे सूटेबल कंडीशंस नहीं है सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की। जो पॉपुलेशन कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे मीडियम है, कहीं पे बहुत कम है, तो ऐसा किस वजह से होता है? तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया थोड़ा सा, पर अभी थोड़ा सा और जान लेते हैं क्योंकि अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ पे आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि फिजिकल फीचर्स। जाहिर सी बात है कि उस जगह की ज़मीनी स्तर कैसा है, ज़मीनी लेवल कैसा है, लैंड कैसा है वहाँ का, तो फिजिकल फीचर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए लो लाइंग फ्लैट एरियाज़ जैसे प्लेन एरियाज़ है जहाँ पे रिवर्स होती हैं, तो ऐसे एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा रहना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे एरियाज़ है तो वहाँ एग्रीकल्चर अच्छे से हो जाता है, इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, तो इस वजह से इन एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे एरियाज जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हों जैसे मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो ये भी अट्रैक्ट करते हैं माइनिंग कंपनीज़ को, और माइनिंग कंपनीज़ वहाँ पे जाती हैं इन मिनरल्स को निकालने के लिए। तो काम की खोज में बाकी लोग भी वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो क्योंकि काम ही एक ऐसा ज़रिया है इंसान का जिससे वो अपना रोज़मर्रा की जो लाइफ है
उसके लिए इनकम अर्न कर सकता है। नेक्स्ट है सॉइल। एक फर्टाइल सॉइल जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इंसान के पास कुछ भी नहीं है बट वो एग्रीकल्चर, अगर लैंड है, फर्टाइल सॉइल है, तो वो एग्रीकल्चर करके अपनी जो लाइफ को है आप ईजिली जी सकता है। और रिवर वैलीज जो होती हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल, एलुवियल सॉइल मौजूद होती है, तो ये परफेक्ट जगह होती है जहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेट। एक क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह में वहाँ के लोग कितने ज़्यादा रह रहे हैं, कम रह रहे हैं। तो रीजन्स जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, एवरेंट रेनफॉल होता है। मॉडरेट क्लाइमेट मतलब एकदम अच्छा क्लाइमेट है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, अच्छी बारिश हो रही है, बारिश हमें अच्छे से पता है कि वाटर लेवल अच्छा रहेगा, एग्रीकल्चर हो सकता है। तो इन एरियाज़ में डेंसली पॉपुलेशन रहती है, यानी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा आबादी में रहती है। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर्स। देखिए कुछ हर किसी को पता है कि हर कोई किसी का अपना अपना कल्चर होता है, और ये जो कल्चर है, ये कल्चरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कुछ कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो कि कल्चरली आप देखो तो रिलीजियसली बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मक्का, मदीना, वाराणसी, ये कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग अपने धर्म से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं। तो इन एरियाज़ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और इन एरियाज़ में देखिए जो टूरिस्ट जो है वो काफ़ी आते हैं, तो उससे भी एक इनकम सोर्स यहाँ पे लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर्स। लोग हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, और आगे बढ़ने का मतलब है कि वो एक बेहतर लाइफस्टाइल जिए, अच्छी ज़िंदगी जिए और खुश रहे। तो इसके लिए देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशनल, हेल्थ फैसिलिटीज़, जिन एरियाज़ में इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे भी लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाई से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, हेल्थ, हॉस्पिटल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है, तो बिल्कुल लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स पे आते हैं, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखिए, इकोनॉमिक का मतलब ही है पैसों से रिलेटेड, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हों, एग्रीकल्चरली रिच एरियाज़ हों जहाँ पे लोगों को काम मिल सके, अपॉर्चुनिटीज़ मिले काम करने की, जिससे कि वो वहाँ पे जो लार्ज पॉपुलेशन उसको भी सपोर्ट मिलता है कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। साथ ही देखिए लास्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर अवेलेबिलिटी। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पे पानी हो, ठीक है। तो डेंसली पॉपुलेटेड आपको रिवर एरियाज़ में मिलेगी, डेजर्ट्स में तो आपको स्पार्सली पॉपुलेटेड ही मिलेगी, वहाँ पे कम लोग रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ पे। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो हमें रिफ्लेक्ट ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ बर्थ्स या डेथ हुई हैं ड्यूरिंग उस पीरियड में, ठीक है, या फिर कितने लोग जो है वो माइग्रेट हुए हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ आप याद रखिएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में 3 फैक्टर आ गए। नंबर ऑफ बर्थ यानी जन्म की वजह से कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, या डेथ की वजह से कितनी कम हुई है, या फिर माइग्रेशन की वजह से। माइग्रेशन मतलब होता है जब कोई भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब इंसान जाते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और पहली कंट्री की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये बैलेंस वे में होता है, ऐसा नहीं कि एक ही कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं, सब कंट्रीज़ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। अब आपको ये भी याद रखना है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह किन वजहों से जाते हैं। देखिए बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई की वजह से जाते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जाते हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ की वजह से जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, टूरिज्म के उससे जाते हैं, तो माइग्रेशन होता है। इंडिया देखिए सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में आफ्टर चाइना के बाद, ये आपको याद रखना है। बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट आपको शो करता है, BR बोलते हैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ अ पॉपुलेशन इन अ ईयर, यानी एक साल में पर 1000 पे कितने लाइव बर्थ हुए हैं, यानी जिंदा बच्चे। तो ये है आपका बर्थ रेट। बर्थ रेट जो है आप देखो कि चाइना में क्यों हाई है, इंडिया में, बांग्लादेश में क्यों हाई है। तो यहाँ पे इसलिए हाई है क्योंकि यहाँ पे लोग अनएडुकेटेड हैं, अनअवेयर हैं, बहुत कम नॉलेज है उन्हें फैमिली प्लानिंग मेथड्स की। चिल्ड्रन को वो कंसीडर करते हैं रिसोर्सेज की तरह, उन्हें लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स होंगे, उतना वो घर में ज़्यादा इनकम लाएंगे। और डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से भी इन जगहों पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। अच्छा, बर्थ रेट लो क्यों है जर्मनी, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में? तो यहाँ पे करियर ओरिएंटेड एडुकेटेड वीमेन हैं जो प्रेफर करती हैं कि कम बच्चे हों बट हेल्थियर बच्चे हों। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग मेक द स्कूलिंग, यहाँ पे स्कूल बहुत महंगे हैं, लाइफस्टाइल बहुत महंगा है, तो इतना ज़्यादा बच्चों का खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। अक्रॉस उनको फैमिली प्लानिंग मेथड्स की नॉलेज होती है, किस तरह से वो नंबर और गैप जो है बिटवीन चिल्ड्रन वो कैसे करें वो उन्हें पता होता है।
नेक्स्ट है डेथ रेट। देखिए डेथ रेट DR ये रेफर करता है कि एक साल में पर 1000 पे कितने लोगों की डेथ हुई है। वाई आर दे लो इन मोर इकोनॉमिकली डेवलप कंट्रीज़। अच्छा, जो आप देखो कि ये लो क्यों होता है मोर इकोनॉमिकली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो पहली बात कि वहाँ पे लोगों को हाइजीन की बड़ी नॉलेज होती है। तो हाइजीन अगर वो प्रॉपर फॉलो करते हैं तो ये होता है कि डिजीज़ कम होती हैं, और डिजीज़ कम है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा लंबी होगी। क्लीन वाटर सप्लाईज होती हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम होता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है कि जो बच्चे हैं, देखिए नेक्स्ट आ ही रहा है तो मैं वहीं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बेटर हेल्थ केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो इतनी अच्छी जब फैसिलिटीज़ होती हैं तो लोग यहाँ कम बीमार होते हैं, और जाहिर सी बात है नॉलेज भी है इन सब चीज़ों की, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन यहाँ आप कह सकते हो कि ठीक होती है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर, यानी नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई बिफोर रीचिंग 1 ईयर, यानी ऐसे बच्चे जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते, यानी 1 ईयर के अंदर अंदर वो मर जाते हैं। और ये कितना नंबर है, एज पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर में, तो इस नंबर को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोगों का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन्फ्लुएंस होती है, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। अब ये देखिए माइग्रेशन कई तरीके का होता है। एक है फोर्स्ड माइग्रेशन, नाम से पता चल रहा है फोर्स्ड, यानी आपको कोई फोर्स कर रहा है। तो जब किसी भी कंट्री में किसी तरह की वॉर वाली कंडीशन हो जाए, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, जिसकी वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में शरणार्थी की तरह जाना शुरू कर दें, शरण लेने के लिए मजबूर हो जाएं, तो ये भी एक तरह का माइग्रेशन होता है। जैसे फॉल ऑफ वियतनाम टू द कम्युनिस्ट इन 1975, जिसकी वजह से मोर देन मिलियन पीपल को माइग्रेट होना पड़ा सिंगापुर, मलेशिया और हांगकॉन्ग में। नेक्स्ट है वॉलेंट्री माइग्रेशन, जब लोग जो है बेटर प्लेसेस, सर्च ऑफ बेटर लाइफस्टाइल और वर्किंग कंडीशंस के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, इसको हम वॉलेंट्री माइग्रेशन कहते हैं। देखिए ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। नेक्स्ट है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या है, ये एक मूवमेंट है नॉन नेटिव टू अ कंट्री इन ऑर्डर टू सेटल दियर, जो कि वहाँ का नागरिक नहीं है बट अब वो वहाँ पे रह रहा है, जा रहा है वहाँ पे सेटल होने के लिए, तो इसको हम बोलेंगे इस तरह के मूवमेंट है ये। ई माइग्रेंट्स आर द पीपल हु एंटर द कंट्री, और ई माइग्रेंट्स उन लोगों को बोला जाता है जो एक नई कंट्री में एंटर कर रहे हैं, यानी वहाँ पे घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं वहाँ पे सेटल होने के लिए। नेक्स्ट है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या है, इज व्हेन पीपल मूव आउट ऑफ द कंट्री, ये वो है जब एक कंट्री से एक इंसान निकल रहा है, मतलब बाहर जा रहा है, टू टेक अ परमानेंट रेजिडेंस एल्सवेयर, यानी वो उस कंट्री से निकल के एक दूसरी कंट्री में जाने वाला है। तो जब निकलना है उस कंट्री से तो उसको हम ई माइग्रेशन बोलेंगे। ई माइग्रेंट्स का देखिए हाईलाइटेड कर दिया मैंने। ई माइग्रेंट्स का मतलब है पीपल हु लीव द कंट्री, यानी जो लोग उस कंट्री को छोड़ रहे हैं। और इमाइग्रेंट्स क्या होते हैं, जो उस एक किसी कंट्री में एंटर कर रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा, एक लर्न कर लीजिए, दूसरा अपने आप ही लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल इंक्रीज और नेचुरल डिक्रीज, यानी कुदरती रूप से इंक्रीज होना और नेचुरली डिक्रीज होना। तो नेचुरल इंक्रीज बताता है नंबर ऑफ बर्थ्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ डेथ्स, यानी जब जन्म दर जो है वो ज़्यादा हो जाए मृत्यु दर से, यानी नंबर ऑफ बर्थ, यानी बर्थ ज़्यादा हो जाए। और नेचुरल डिक्रीज क्या है, जब नंबर ऑफ डेथ एक्सीड्स, यानी जो नंबर ऑफ डेथ है वो एक्सीड हो जाए नंबर ऑफ बर्थ से। नेक्स्ट है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, किसी भी जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है वहाँ का। लिटरेसी क्या है, लिटरेसी एक एबिलिटी है जिससे कि लोग पढ़ना लिखना और साथ ही समझें भी उस चीज़ को जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। याद रखिएगा, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। नेक्स्ट है देयर इज अ वाइड जेंडर डिस्पैरिटी इन लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया में देखो तो अब नहीं, पर ये पुराने टाइम पे आप देखो तो अब तो बहुत चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। तो वाइड जेंडर डिस्पैरिटी आपको मिलेगी। जेंडर डिस्पैरिटी मतलब मेल फीमेल से रिलेटेड है, और साथ ही लिटरेसी रेट की मेल जो है यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे मिलते हैं और जो फीमेल है वो कम। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी रेशो, आपको देखने के मिलेगा यहाँ पे कि किस तरह से आप इकोनॉमिकली आप देखो नॉन एक्टिव पीपल हैं टू द नंबर ऑफ इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल इन द कंट्री। क्या रेशो है, मतलब कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या फिर दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। तो इकोनॉमिकली देखें तो नॉन एक्टिव पीपल में आपके यंग और एल्डरली पीपल आते हैं। यंग में बिलोंग करते हैं 0 to 14 एज ग्रुप, जो बच्चों वाली एज है, और एल्डरली जो होते हैं 65 ईयर्स के अबव के जो लोग हैं, क्योंकि ये एक मानते हैं सीनियर सिटीजन से इनसे काम नहीं इस एज में काम नहीं होता है, और बच्चों को भी काम करने से मना होता है 0 to 14 ईयर एज ग्रुप। तो इस वजह से ये बच्चे और जो एल्डरली पीपल हैं ये वर्किंग क्लास पे डिपेंड होते हैं, जो लोग काम करते हैं। तो अपने जीवन को जीने के लिए वर्किंग क्लास पे डिपेंड होते हैं। वर्किंग क्लास आप मान लीजिए कि एक 18 से लेकर 64 एज तक जो इंसान काम कर रहे हैं,
तो वो वर्किंग क्लास में आते हैं। नेक्स्ट है ये आप देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखिए इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल देखें तो 15 to 65 एज ग्रुप में आ जाते हैं। तो इस एज के ग्रुप के जो लोग हैं वो काम करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं, और बच्चे और जो एल्डरली पीपल हैं अबव 65 एज ग्रुप वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिफाइन करता है कि एक इंसान कितने साल तक जीता है, ठीक है, अपने बर्थ से लेके। तो ये एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी अनुमान की जाती है। अच्छी जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, मोर देन 75 ईयर्स, जापान एंड यूएसए में, क्योंकि वही सब चीज़ें हैं कि वहाँ पे हाइजीन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो ये कुछ रीजंस हैं। और देखिए 2011 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में ये 66 ईयर्स है। नेक्स्ट है एज सेक्स रेशो। तो क्लासिफिकेशन देखिए पॉपुलेशन का डिफरेंट एज ग्रुप्स में ये एज स्ट्रक्चर हम इसको शो करते हैं, एज स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये हमें शो करता है कि पॉपुलेशन जो इंडिया में या कहीं भी मौजूद है वो किस किस एज ग्रुप में है। तो इट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का मतलब ये जो लोग काम करते हैं, ठीक है, 15 to 65 ईयर्स वाले। नेक्स्ट है सेक्स रेशो, जो रेशो ऑफ फीमेल्स टू मेल्स, कितने मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स वो बताता है कि इससे हमें जानने को मिलता है कि मेल्स का क्या नंबर है, मतलब कितनी पॉपुलेशन है, फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है। सेक्स रेशो देखिए डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, यानी पर 1000 मेल्स पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, हायर क्लासेस तक ये आता ही आता है। नेक्स्ट है देखिए कि एक जो नंबर है मोर इकोनॉमिकली डेवलप कंट्रीज़ का, जिसे हम MEDCs बोलते हैं, हैव अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एल्डरली डिपेंडेंट्स वाइल मैनी लेस। तो यहाँ पे देखिए जो मोर इकोनॉमिकली डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो एल्डरली डिपेंडेंट पीपल हैं वो ज़्यादा हैं, और वाइल मैनी लेस इकोनॉमिकली, और जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप कंट्रीज़ हैं यानी LEDCs, वहाँ पे आपको हाई नंबर ऑफ यंग डिपेंडेंट्स मिलेंगे, यानी यहाँ पे आपको यंग जनरेशन ज़्यादा मिलेगी, यानी बच्चे ज़्यादा मिलेंगे जो कि वर्किंग क्लास पे डिपेंडेंट है। तो आपको ये याद रखना है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।